Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. This is Rao Muhammad Imran with another lesson of grammar. Topic: clause and phrase. Within a sentence, we may have two parts. One is clause and other is phrase. First, we consider the definition of clause. What is a clause? A clause is the part of a larger sentence that has its own subject and predicate. A clause is the part of a larger sentence that has its own subject and predicate. अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सेम डेफिनेशन सेम तरीके से सेम स्ट्रक्चर के साथ हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस और क्लॉज में फ़र्क क्या होता है। वो फ़र्क सिर्फ इतना है, अ क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि एक क्लॉज एक ही क्लॉज कहलाएगा, या जिस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। क्लॉज इज वन पार्ट ऑफ दैट लार्जर सेंटेंस, ऑफ बिगर सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इफ अ क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट मींस दैट इट कैन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंस। एक बड़ी कंपनी है कोई और उसके अंदर जो है वो एक यूनिट एक सेल ऐसा है जो कि प्रोडक्शन करता है, जैकेट्स की प्रोडक्शन करता है, तो वो 4-5 मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स मिलके एक फैक्ट्री बनाती हैं, लेकिन उसके अंदर अलग से एक यूनिट है दैट हैज द एबिलिटी टू स्टैंड एज अ कंप्लीट फैक्ट्री बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट और समथिंग एल्स। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरह यहां पर हम कहते हैं कि क्लॉज जो है वो एक पार्ट है बड़े सेंटेंस का जिसका अपना एक सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बन सकता है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आपके पास क्लॉजेस हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी इंफॉर्मेशन इसकी ये बनती है, नंबर 2, क्लॉज इज a group of words that has subject and predicate and it can stand as complete sentence if separated from main sentence। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट कैन स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस इफ सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सेंटेंस। के मेन सेंटेंस से अगर इसको अलग कर भी दिया जाए तो क्या होगा कि ये अलग से एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं क्लॉज। तो आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होगा। क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि एक सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस कहाँ एंड होता है, क्वेश्चन मार्क पे या फिर आपके किसी भी फुल स्टॉप पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, एक सब्जेक्ट और उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन, या एक सब्जेक्ट या उसका कोई भी एक्शन मतलब के प्रेडिकेट वो हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक क्लॉज की, तो क्लॉज जो है वो सिर्फ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होगा और वो किसी बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा
हो सकता है, और उसकी इंफॉर्मेशन इतनी होती है कि आप उसको अगर सेंटेंस से अलग कर दें तो वो कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। ऐसे पार्ट को आप कहते हैं क्लॉज। तो ये आप लोग नोट कर लें और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। जी बच्चों, तो अब हम बात करते हैं, पहले हमने बात की है क्लॉज की कि क्लॉज क्या चीज है। अब हम बात करते हैं कि फ्रेज जो है वो क्या चीज होगी। तो फ्रेज के बारे में आप लिखेंगे कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ words that does not have its subject and predicate. It gives brief meaning or information about the clause in the sentence. Phrase is a group of words that does not have its subject and predicate, and it gives brief meaning or information about the clause in the sentence. अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस में दो पार्ट्स हो सकते हैं, और वो कौन कौन से होंगे। पहला पार्ट इसका ये है कि इसमें एक क्लॉज होगा। जाहिर सी बात है कि क्लॉज होगा तभी कोई मीनिंग देगा। क्लॉज जो है उसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा, उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी होगी जो उसको और ज्यादा मॉडिफाई करता है और ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ऐसे पार्ट को सेंटेंस के हम फ्रेज कहेंगे। लेकिन एक फ्रेज जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें किसी भी सूरत कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसका अपना नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि इट कैन नॉट स्टैंड एज अ कंप्लीट सेंटेंस इफ वी सेपरेट द फ्रेज फ्रॉम द सेंटेंस। तो फ्रेज के मुतालिक इंफॉर्मेशन दोबारा से सुन लें कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट कैन नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, and it gives brief meaning or information, not complete meaning. Brief meaning, a hint, extra information that is not required. The clause in the sentence, about the clause in the sentence. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको सेंटेंस से अलग कर देते हैं तो ये किसी भी सूरत अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। अब हम इससे आगे चलते हैं और एक सेंटेंस में इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि क्लॉज और फ्रेज इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। जी, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और यहां पर सेंटेंस एक लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल है। These students will not play in the ground. ये आपके पास एक सेंटेंस है कि these students will not play in the ground। अब इस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपके पास कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है हम ये बनाना शुरू करते हैं। हु विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड, हमारे पास सब्जेक्ट है दीज स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपके पास सब्जेक्ट। दीज स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें ये पता है कि वर्ब जो है वो वहां पर इंडिकेट करता है आपके किसी भी टेंस को। तो हमें पता लगा ये फ्यूचर है, और फ्यूचर का कैसे पता लगा कि विल यूज किया गया है और उसके बाद मेन एक्शन इनका प्ले, और नॉट जो है वो नेगेटिव के लिए। तो विल नॉट प्ले, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब
ठीक हो गया। उसके बाद जिस चीज पर एक्शन होना चाहिए वो मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, एक डायरेक्शन दे दी गई है, क्योंकि हमारे पास एक अदद प्रेपोजिशन यूज किया गया है। तो यहां ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसकी तरफ चले जाते हैं और हम कहते हैं कि दीज स्टूडेंट्स विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड। तो दीज स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास बन गया सब्जेक्ट, और जब आपके पास सब्जेक्ट हो और वर्ब जो है वो विल नॉट प्ले, जिसका हम नाम देते हैं प्रेडिकेट का। अगर ये आपके पास प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो हिस्से आपस में मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज। क्लियर हो गया कि दीज स्टूडेंट्स विल नॉट प्ले। इस पूरे सेंटेंस में आपके पास, यहां तक जो आपके पास एक सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया दीज स्टूडेंट्स, और विल नॉट प्ले इसका वर्ब यानी कि प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके आपको बता देते हैं कि ये एक क्लॉज है। अब यहां तक आपको वो बात क्लियर हो गई होगी जो पहले मैंने कहा था, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस। ठीक हो गया, इसमें ये डिफरेंस है। और अगर हम यहां पे इसको अलग कर देते हैं कि दीज स्टूडेंट्स विल नॉट प्ले, सो इट हैज इट ओन सेंस, कंप्लीट सेंस है ये, वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं, यहां लिखा हुआ इन द ग्राउंड, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इन द ग्राउंड, इसमें ना तो आपको कोई सब्जेक्ट नजर आएगा, ना ही कोई प्रेडिकेट नजर आएगा, ना इसमें कोई सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म करता हो, और ना ही यह बताया गया है कि यहां पर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया या कोई इंफॉर्मेशन उसके मुतालिक, कोई भी कॉम्प्लीमेंट या लिंकिंग वर्ब आपको नजर नहीं आता। इट मींस दैट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एंड इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच does not have its own subject and predicate, it becomes phrase. ये हिस्सा आपके पास बन जाएगा फ्रेज। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं, अगर उस तरीके से आपको समझ में आ जाती है तो, और वो ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मार्कर को देखें, ये मार्कर आप इमेजिन करें कि इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? नाउ अब आप इन दो चीजों को सेपरेट कर लेते हैं, ये इसकी कैप है और ये इसका मार्कर है। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक हिस्सा क्लॉज कहलाता है और दूसरा हिस्सा फ्रेज कहलाता है। अब इस मार्कर में, जैसे इस मार्कर को अगर अलग किया जाता है तो इस मार्कर में जो मार्कर का काम था, जो इसकी अपना वर्क थी, वो क्या थी, राइटिंग की। तो दिस पार्ट कैन राइट, इट मीन्स दैट a clause of a sentence that can serve as a complete sentence। ये मार्कर का, ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जो अभी भी जो राइटिंग का काम था वो कंप्लीट कर सकता है, और दिस कैप कैन नॉट बी कॉल्ड मार्कर। इट कैन गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दैट दिस कैप इज फॉर मार्कर। Same like this phrase in this sentence, we have in the ground. We can say that something is happening in the ground, or something has been done in the ground, or something may happen in the ground, but the main meaning is not here, or it cannot indicate or convey the complete sentence. ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया कि ये आपके पास एक मार्कर है, जैसे कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से दो चीजों को हम अलग अलग कर देते हैं। ये आपके पास एक कैप बचती है, एक कैप जो है वो कभी भी मार्कर का यानी कि राइटिंग का काम नहीं कर सकती। सेम इसी तरह एक सेंटेंस में कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सिर्फ हिंट दे सकता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता, वो फ्रेज होगा। और इस फ्रेज में आपके पास जैसे मार्कर में ना तो इसकी कोई इंक होल्डर है कोई, ना कोई इसके पास निब है, ना कोई और चीज है जो राइटिंग का काम कर सके। दूसरी तरफ आपके पास जो क्लॉज है, क्लॉज के अंदर जो है वो आपके पास सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी मौजूद होता है, जो इसको असल मीनिंग की तरफ ले जा सकता है और वो कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस क्या है। इन तमाम चीज़ों को जो अभी से मैं डिस्कस कर रहा हूं उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि बाद में जब हम क्लॉज को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्लॉज बेसिकली है क्या, या फ्रेज जो है वो बेसिकली है क्या।
आगे जितने भी आप सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी काइंड्स पढ़ेंगे, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं एक ही बात आ रही होती है, और वो होता है क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द क्लॉज। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। तो अब अगर मैं अपनी पिछली वीडियो की बात करता हूं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो चीजें मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं। उसके अंदर हम एडिशन कर सकते हैं। किस चीज की एडिशन कर सकते हैं? हम एडिशन कर सकते हैं मुख्तलिफ फ्रेजेस की, और उसके अलावा अगर चाहें तो कंजंक्शन यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स जो है वो यूज करके आप डिफरेंट किस्म के और क्लॉजेज इस्तेमाल करेंगे और एक सेंटेंस को लेंथी बना सकते हैं। लेकिन जब क्लॉज की बात की जाती है तो क्लॉज के अंदर एक ही इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक दफा उसमें यूज की जाती है। यह नहीं है कि आप उसके साथ जो है वो कंजंक्शंस यूज करके और इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, और ऐड करने का भी यह है कि फिर कोई सब्जेक्ट और क्लॉज या प्रेडिकेट जो है वो शामिल करें। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। वो एक लार्जर सेंटेंस का एक पार्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यूज होगा, एंड इट कैन स्टैंड एज कंप्लीट सेंटेंस। ठीक हो गया? तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो है वो हम बात करेंगे क्लॉज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। इससे फर्दर हम चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लॉज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी हैं, या क्लॉज जो है वो कितने टाइप का होता है। फ्रेज की टाइप्स ये इसके बात करेंगे, पहले हम सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जी, इसके लिए इंशाल्लाह आप बाकी जो वीडियो है उसको ये सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर है, और बेल आइकन को दबा दें। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई अपडेट हो तो वो आपको पता लगता रहे, और लेसन के ऊपर जो है वो टाइटल में दे दिया जाता है, और जो भी वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ वहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। और बेसिकली ये वीडियोज़ जो हैं वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, या आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या उसके बाद के भी जो बच्चे ग्रामर को पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्स कंटेंट जो है वो सेकेंड ईयर का होगा, लेकिन ग्रामर क्योंकि सब में इसी तरह है, 9th लेवल से स्टार्ट हो जाती हैं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, तो तमाम लोगों के लिए जो है, या हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए ये मुफीद है। ठीक हो गया? और टीचर्स अगर इसको देख रहे हैं तो काइंडली अगर कोई इसके अंदर आप कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट करें, सो दैट आई वुड नो माई मिस्टेक इफ़ देयर एनी। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं भी क्लियर हो जाऊंगा, तो बाकी लोगों का फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।